हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सीख ठीक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? पार्टनरशिप की सेकंड यूनिट। आज हमें थर्ड यूनिट स्टार्ट करनी है एडमिशन से रिलेटेड, और उसके लिए हमें क्या क्या टॉपिक करने हैं एडमिशन में। रिवैल्यूएशन, कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना, गुडविल, रिजर्व्स। गुडविल में हमने एक जो हिडन गुडविल है और एनवीटी मेथड है वो इसमें डिस्कस करेंगे। एनवीटी मेथड तो नहीं, हिडन गुडविल इसमें और डिस्कस कर लें, और फिर कुछ छोटे मोटे टॉपिक मिस लेंगे इससे। पहले हम क्या स्टार्ट करें? रिवैल्यूएशन। और ये अगर एडमिशन हो जाता है तो समझ लेना रिटायरमेंट और डेथ में भी यही रिवैल्यूएशन आएगा, यही कैपिटल प्रोपोर्शन करना आएगा, ये गुडविल आएगा, ये रिजर्व्स के आएंगे, ये मिसलेनियस सर्च। तो ये थोड़ा ढंग से समझना, आगे की तीनों यूनिट इस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है बताओ? असेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या करना? री वैल्यू। वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू करना, उसकी अमाउंट निकालना। री मतलब दोबारा से करना। बट क्यों करना दोबारा से? सुनो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक फर्म चल रही है पुरानी, ये एक फर्म चल रही है पुरानी, और इन्होंने लैंड खरीदी थी। ये फर्म किसकी चल रही है? ए एंड बी की। इन्होंने लैंड खरीदी थी 10,000 की। यहाँ आते आते इस लैंड का मार्केट प्राइस तो कितना हो गया होगा? ज़्यादा हो गया होगा। से वो 1 लाख हो गया या कुछ भी हो गया। लैंड है तो जनरली बढ़ता है, बाकी चीज़ों के क्या होते हैं? कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार लैंड का एग्जांपल ले रहे हैं तो ये तो ज़्यादा हो गया मार्केट प्राइस। 10,000 से कितना हो गया? 1 लाख। अब अगर सी यहाँ इंटर आता है तो इन फ्यूचर हम कभी ना कभी इस लैंड को बेचेंगे, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल कभी ना कभी फर्म डिसॉल्व करेंगे। अब मान लो यहाँ जाकर फर्म डिसॉल्व करी और प्रॉफिट लैंड कितने की होगी? यहाँ आते आते 150। अब आप मुझे बताओ कि 150 है, बुक में तो लैंड कितने की पड़ी रहेगी? 10 की। अगर हमने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई किया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर किसी पार्टनर के आने पर कुछ भी नहीं किया तो क्या होगा? 10,000 की लैंड यहाँ आते आते कितनी है? 1 लाख। और 1 लाख से आगे कितनी होगी? 150। मैं इसको ऐसे बनाऊँ, 10,000, 1 लाख, 150। ये कितने का गेन है? 90,000 का। ये किसका बनता है? ओनली एंड बी। इसमें तो सी पार्टनर था ही नहीं। सी के आने के बाद तो कितने का गेन हुआ है? 50,000। 50,000 किसका होता है? ए बी एंड सी का। तो अगर हम यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो लास्ट में 10,000 से लेकर 150 तक का सारा गेन किसको मिल जाएगा? ए बी और सी को। तो 110 से 150 तक का कितना प्रॉफिट हुआ टोटल? 140। उसमें से 90,000 तो किसका था? ओनली ए एंड बी। और 50,000 किसका था? ए बी एंड सी को। अगर हमने रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं किया तो 90 बी और 50 बी दोनों ही किस में चले जाएंगे? ए बी एंड सी में। तो इसलिए रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। कैसे करेंगे? देखो, लैंड थी यहाँ 10 की, यहाँ कितने की होगी? 1 लाख की। ए और बी यहाँ पार्टनर है, इन्होंने सी को मिलाया तो ये क्या बोलेंगे? सी देखो भैया पार्टनर है तो आज के बाद से पार्टनर है ना, यहाँ से पार्टनर है। आज के बाद के प्रॉफिट किसके हैं? ए बी सी तीनों के हैं। बट आज तक के प्रॉफिट किसके हैं? ए और बी के। तो यहाँ तक के प्रॉफिट तो किसको मिलने चाहिए? ओनली एंड ओनली ए एंड बी। सी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो सी कहेगा ठीक है ये प्रॉफिट तुम्हारा है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं, तुमने लैंड खरीदी थी, तुम दोनों ने मिलकर आज तक जो रेट बढ़ गए हैं वो तुम्हारे। सी को कोई ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। तो ए और बी इस प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट सी क्या बोलेगा फिर? खाली लैंड की बात मत करो, जो लॉस हुए हैं वो भी तो फिर तुम्हारे। तुम्हारे फर्नीचर पड़ा है, बिल्डिंग पड़ा है, उसकी वैल्यू कम भी तो हुई है। तो ए और बी बोलेंगे हाँ हाँ ये तो बात सही है। तो यहाँ तक के चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, वो किसके हैं? ए और बी के। और ए और बी में ही क्या होने चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, और उनके ओल्ड रेशियो में। इसलिए हमें रिवैल्यूएशन का कोई एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया तो ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट एक्यूमुलेट होकर जब यहाँ पर आएगा तो सारा का सारा किस में चला जाएगा? ए बी और सी में। जबकि यहाँ तक का किसका है? ए और बी का। तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो लैंड इन्होंने खरीदी थी, उसमें बुक में आ रही है कितने की? 10,000 की, और मार्केट प्राइस उसका कितने का हो गया? 1 लाख का। तो ये प्रॉफिट किसका होना चाहिए? ए और बी का। तो मैं एंट्री क्या कर दूँ?
लैंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। लैंड की वैल्यू कितनी बढ़ गई 90,000 और ए और बी क्या है फर्म के लिए क्रेडिटर बन गए। फर्म कह रही है कि प्रॉफिट किसका होता है ओनर का, तो ओनर को देना है। तो फर्म कह रही है मेरी लैंड की वैल्यू बढ़ गई और ये प्रॉफिट जो बढ़ा है वो प्रॉफिट का लाइबिलिटी किस जो भी प्रॉफिट होता है वो फर्म किसको देना कर लेती है ओनर को, तो ओनर को क्रेडिटर बना लिया। कितना 45,000 ईच मान लेते हैं। रेशो क्या है इक्वल, ओल्ड रेशो मान लो क्या है इक्वल। तो लैंड टू ए टू बी श्योर। लेकिन ये एक ही एसेट तो खाली लैंड लेके थोड़ी बैठे हैं ओल्ड पार्टनर, उनके पास बहुत सारी एसेट होगी। तो हम क्या करते हैं कई सारी एसेट्स लेते हैं। लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस 50, 90, 60, 50, 15,000, 13,000। अब ये सारे किस में बांटने हैं मुझे ए और बी में। ओल्ड रेशो क्या है ए बी, ओल्ड रेशो है 3:2, सी एडमिट हुआ है और न्यू रेशो क्या कर लिया इन्होंने 3:1। न्यू रेशो इन्होंने क्या कर लिया 3:1। तो बताओ लैंड का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लैंड में तो प्रॉफिट हुआ है ना, 50 से कितने का हुआ है 90, तो कितना हो गया 40,000 को 3:2 में बांटो 24। बिल्डिंग में 60 से कितने की होगी 50 की, तो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। तो एसेट का रूल क्या होता है, एसेट बढ़ती है तो क्या होती है डेबिट। तो लैंड की वैल्यू बढ़ी थी तो डेबिट हो गई। एसेट का बिल्डिंग क्या है एसेट है, कम हो गई तो क्या हो जाएगी क्रेडिट। तो कितने का हो गया 10,000। ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करो 6,000 एंड 4,000। डेटर 15 से कितने हो गए 13, तो डेटर कम हो गए तो 2 डेटर्स 2,000 और ये भी किस में डिस्ट्रीब्यूट करो ए और बी में। लॉस है ना 1,200 एंड 800 पक्का। लैंड की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की कम हो गई, डेटर की कम हो गई। ऐसे ही होना चाहिए सर। हम तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे वो करते थे, हाँ वो सब बनाएंगे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि लैंड में प्रॉफिट था वो किसने बांट लिया ए और बी में। बिल्डिंग में लॉस था, बिल्डिंग कम कर दिया ए और बी में डिवाइड कर दिया। डेटर में लॉस था, इसमें डेबिट कर दिया। अब बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट सुन लो। पहली एंट्री से लैंड कितने की बढ़ गई 40,000, तो इधर से कैपिटल भी ए और बी की कितने से बढ़ गई 40। तो बैलेंस शीट हमेशा क्या रहेगी बराबर। कोई भी एंट्री सोचो तो उसका इम्पैक्ट किस पर सोचा करो बैलेंस शीट। बिल्डिंग का क्या होगा, बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई तो इधर से ए और बी की कैपिटल भी डेबिट हो गई, तो वो क्या हो गई कम। अब रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्यों ओपन करते हैं, सीधी सीधी एंट्री बन रही है, जिसमें प्रॉफिट है वो बांट दिया, जिसमें लॉस है वो बांट। सुनो मेरी बात, मेरे पास ये एक 2000 का नोट है, एक 500 का है, एक 100 का है और एक 50 का है। और आपने और मैंने ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करने, तो कैसे करोगे आई यू, आपने और मैंने क्या करने हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट। तो 2000 मेरे 1000 मेरे 1000 आपके, 250 मेरे 250 आपके, 50 50 25 25। मेरे पास कितना आया बताओ 1325। अब आपने ऐसे बार बार आधा आधा क्यों किया, पहले ही टोटल कर लो ना, इतनी सारी क्यों करते हो कैलकुलेशन। 2000 500 600 2650 आएगा, उसको ही सीधा आधा आधा कर लो। ऐसे बार बार क्यों करते हो, तो पहले इनको एग्रीगेट कर लो और एक साथ कर लो, ताकि आपको रेशो में बांटने का चक्कर क्या हो, सिर्फ एक बार हो। नहीं तो यहाँ भी बांट रहे हो रेशो में, यहाँ भी बांट रहे हो, यहाँ भी। ये तो मैं रेशो 3:7 कर दूँ तो क्या होगा, पहले इसको 3:7 में, फिर इसको 3:7 में, फिर इसको 3:7 में, फिर इसको 3:7 में, बजाय इस टोटल को ये एक बार ही बांट लो ना 3:7 में। बोलो ना, समझ रहे हो या नहीं। तो जब आपको सभी चीज़ें
सेम रेशो में बांटनी है तो क्या करें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कम करने के लिए पहले सबको क्या कर लो, एग्रीगेट, और फिर क्या कर दो, एक साथ उस एग्रीगेट फिगर को रेशो में बांट दो। तो यही क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने का पर्पस। ये क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने का पर्पस। यहाँ पर तुम्हें बार बार रेशो में बांटना पड़ा, ये तो रेशो क्या है 3:2 ले रखा था, 3:4 ले लेता तो दिक्कत हो जाती है नहीं, भले ही कैलकुलेटर अलाउड है लेकिन बार बार क्यों करोगे। तो लैंड का, बिल्डिंग का और डेटर का सबका लॉस प्रॉफिट क्या कर लो, नेट कर लो और एक साथ बांट लो। तो मैं एक बार एक टेम्प्रेरी अकाउंट खोल लेता हूँ कैपिटल का, बार बार कैपिटल में ना बांट के लास्ट में रिवैल्यूएशन को नेट करके किस में बांट लूँगा, कैपिटल में। लैंड कितने की होगी 50 से 90 की, तो क्या एंट्री करूँ, लैंड अकाउंट डेबिट कितने की 40,000। अब मैं ए बी में बांटूंगा तो बार बार रेशों के चक्कर में क्यों पढ़ूँ, एक बार क्या कर लेता हूँ टू रिवैल्यूएशन कितने का, क्या कोई रेशो का झंझट हुआ नहीं, अभी कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, रेशो के मैथ्स का। बिल्डिंग कम हो गई तो टू बिल्डिंग, ये है क्या अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट ही है, ये किस में जाएगा कैपिटल में। टू बिल्डिंग कितना आएगा, कितने का था 10, और डेबिट भी किसको कर दो, रिवैल्यूएशन को। फिर 15 से 13 हो गया तो क्या कर दो, टू डेटर्स 2000 और डेबिट किसको कर दो। अभी तक मुझे रेशो की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, अब मैं लास्ट में क्या कर लूँगा, इकट्ठा कर लूँगा। ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एसेट बढ़ रही है तो एसेट डेबिट हो रही है। एसेट बढ़ना प्रॉफिट होता है या लॉस, एसेट की मेरी बताओ, ये मेरे पास ये ज्वेलरी है, ये महंगी हो जाए तो मैं दुख मनाऊँ कि अरे बच्चों नुकसान हो गया, हैं नारायण, दुख थोड़ी मनाऊँगा, बोलो खुशी होगी ना। तो मेरी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे क्या होगा, फ़ायदा, खुशी होगी। तो एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मुझे गेन होगा ना, तो ये क्या हो गया, गेन। तो एसेट डेबिट हो रही है और रिवैल्यूएशन क्रेडिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होने का मतलब क्या है, कैपिटल ही तो क्रेडिट हो रही है, तो कैपिटल क्रेडिट कब होती है, गेन होने में। तो ये मेरे 40,000 का गेन था। यहाँ एसेट की वैल्यू कम हो गई, मैं कहता हूँ बच्चों पार्टी है कल, आज तो मेरी एसेट की वैल्यू कम होगी, फ़ायदा हुआ है मुझे, चलो कल पार्टी है। तुम कहोगे सर 3 दिन में क्लास भेज रहे हो उसमें भी पैक लगा के बैठ, फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है बताओ, लॉस हुआ है ना, अरे लॉस हुआ है ना, ये एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। तो ये मुझे प्रॉफिट था, ये मुझे लॉस था, ये भी मुझे क्या था, लॉस। तो जब जब रिवैल्यूएशन डेबिट है मतलब क्या है, लॉस। पहले एसेट का रूल समझ लो, एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट, और डिक्रीज होगी तो क्या होगा, लॉस। अब एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट डेबिट होता है, और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होने का मतलब क्या है, प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन इज टेम्परेरी कैपिटल अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो ये कैपिटल अकाउंट है तो ये प्रॉफिट ही तो है, तो एसेट इंक्रीज हो रही है और रिवैल्यूएशन कैपिटल के बराबर ही है प्रॉफिट। एसेट डिक्रीज होगी तो श्योर एसेट की वैल्यू कम होगी और रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन कभी भी डेबिट मिल जाए इसका मतलब क्या है, लॉस। रिवैल्यूएशन डेबिट का मतलब लॉस, और अगर ये एसेट की बात कर रहे हो तो एसेट की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। और रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाए इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। अभी लाइबिलिटीज़ का रूल बाद में देखूंगा, लेकिन प्रॉफिट होने का मतलब एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, प्रॉफिट। इतना तो समझते हो ना, आपकी बिल्डिंग की वैल्यू आप पापा से पूछो, मकान महंगा हो गया तो क्या हुआ है, प्रॉफिट ही तो है। तो बिल्डिंग या लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हुआ है, तो वो लैंड बिल्डिंग तो डेबिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन, और कम हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन टू लैंड। जनरली लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, क्यों नहीं होती, लैंड पे डर नहीं लगता, वो ठीक है, क्यों नहीं लगता, लैंड खराब थोड़ी होती है बस। सुनो मेरी बात को, ये है इंडिया, इंडिया बनाना नहीं आता मेरे को, नहीं आता, कैसे बनता है मेरे को नहीं पता। ये इंडिया है अपना,
यहाँ बाहर निकलो तो गोली पड़ेगी, यहाँ बाहर निकलो तो गोली पड़ेगी। इंडिया का एरिया तो कांस्टेंट है। अब ऐसे नहीं कह सकते पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे हम ऐसे। अब ये है इंडिया के लोग, ये जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ते जा रहे हैं। अब बढ़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, लैंड की डिमांड बढ़ेगी। पहले तुम्हारे दादा थे, फिर 2 भाई हुए, फिर उनके बेटे हुए, फिर बेटे हुए, तो क्या होगा, उनको रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो लैंड की डिमांड एवर इंक्रीजिंग है इंडिया में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और सप्लाई कांस्टेंट है। सप्लाई बढ़ा नहीं सकते आप, सप्लाई थोड़ी बढ़ा दोगे। आप कहोगे कि हमारे को जगह ज़्यादा चाहिए, हमारे लोग ज़्यादा हैं तो हम इधर से पाकिस्तान ले रहे हैं या इधर से कोई और ले रहे हैं, जो भी बॉर्डर पर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं ज़्यादा आता। लेकिन आप सप्लाई क्या रखोगे, कांस्टेंट, और लैंड की डिमांड बढ़ती जा रही है तो रेट कभी भी डाउन होंगे ही नहीं। ये तो इको में पढ़ते हो ना तुम कि जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसके रेट क्या होंगे, ज़्यादा। तो लैंड की डिमांड हमेशा बढ़ती जाएगी, सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो लैंड हमेशा क्या होगी, महंगी होगी। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे डेप्रीशिएशन वाले चैप्टर में। ठीक है, लैंड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी एक बार के लिए, तो आप यही मान लो। ठीक, श्योर। और क्यों बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड एवर इंक्रीजिंग है और सप्लाई क्या है, कांस्टेंट। भाई किसी सीज़न में अनियन महंगे हो जाते हैं, प्याज महंगे होते हैं, तो गवर्नमेंट सही कैसे कर लेती है, सप्लाई बढ़ा लेती है और रेज कर लेती है, इंपोर्ट कर लेती है, लेकिन सप्लाई बढ़ा लेती है। लेकिन लैंड की सप्लाई थोड़ी बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए लैंड पर डैप नहीं लगाते हम इंडिया में। कुछ एक्सेप्शंस है, मैं बोल रहा हूँ, मैं डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में करूँगा। अभी हमारा कौन फोकस किस पर है, पार्टनरशिप। तो अब हमने सारे प्रॉफिट लॉस इकट्ठे कर लिए। जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट मतलब तब तब प्रॉफिट। तो 40,000 का प्रॉफिट, 10 का लॉस, ये डेबिट हुआ। 40 माइनस 10 30 माइनस 2 कितने का लॉस, कितने का प्रॉफिट, 28 का प्रॉफिट। तो 28 का प्रॉफिट हुआ है तो वो ए और बी को देना है फर्म ने, तो ए और बी क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट होने पर हमेशा क्या होंगे, क्रेडिट, क्योंकि ए और बी को देना है, और रिवैल्यूएशन डेबिट। तो वो का वो इम्पैक्ट पड़ेगा। बस पहले मैं बार बार 2AB, इधर ए बी डेबिट, इधर ए बी डेबिट अलग अलग कर रहा था, बजाय क्या है सबको क्या कर लो, इकट्ठा कर लो। सबको क्या कर लो, इकट्ठा, और फिर क्या करो, एक साथ ए और बी में बांट दो। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन ईजियर हो जाएगी। यहाँ तो रेशो मैंने क्या लिया था, ए और बी का 3 और 2, न्यू रेशो का कोई मतलब नहीं है। ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट है, ओल्ड रेशो में हम रटने लग जाओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड रेशो में जाएगा, इसमें रटने लग जाओ, हूँ क्या, रटने की क्या बात है इसमें। भाई आज तक ए और बी पार्टनर थे, यहाँ पर सी आ रहा है, ये प्रॉफिट कब तक का है, आज तक की एसेट्स की वैल्यूज़ में चेंज का है, तो ये आज तक जो थे उन्हीं को ही मिलेगा ना। अब रिटायरमेंट पर क्या होगा, ए बी और सी होंगे, और सी यहाँ से जाएगा, तो ये प्रॉफिट तो आज तक का है, तो हम सी को क्या बोलेंगे, टाटा बाय बाय, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेगा कैसी बात कर रहे हो, आज तक का प्रॉफिट है तो मुझे मिलना चाहिए ना, आज के बाद के नहीं मिलेंगे, ये तो आज तक के। तो फिर किस में होगा, ए बी और सी में। तो जिसके प्रॉफिट है उसको देंगे, इसमें लर्न करने की क्या बात है कि एक ए बी ओल्ड रेशो में और ये सब। ठीक है, तो ये आज तक जो पार्टनर थे उनके प्रॉफिट्स है उनमें बटेंगे, आज तक के पार्टनर्स को हम क्या बोल देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स। अब सुनो, अब काम की बात सुनना। लैंड बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन, ये लोन टेकन है, लाइबिलिटी है, लोन गिवन नहीं। ठीक है, बुक वैल्यू, मार्केट प्राइस 10, 30, 15, 13, 12, 11, 12, 13, 15, 17, ये बैंक लोन है। लैंड की वैल्यू ज़्यादा हुई है या कम, लैंड की वैल्यू ज़्यादा हुई है। देखो अब अगर जिसको पहली बात तो आपको ये इंटरेस्ट 12th में अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी मुझे समझाना पड़ेगा। लैंड की वैल्यू बढ़ी है, अब आपको अपने मन में क्या सोच लेना, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब करना है, जब प्रॉफिट होगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब करना है, जब प्रॉफिट होगा। और डेबिट कब करना है,
जब लॉस होगा। अब फटाफट से बताओ, लैंड बढ़ गया, खुश हूँ या दुखी हूँ? खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? प्रॉफिट हुआ है ना। आपकी एसेट कोई भी बढ़ेगी तो आप अगर खुश हो तो आपको प्रॉफिट है, तो टू क्या कर दिया? रिवैल्यूएशन, और एसेट क्या हो जाएगी? डेबिट। तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। 20,000 लैंड टू रिवैल्यूएशन। 15 से कितना हो गया? 13। खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि भाई एसेट की वैल्यू क्या हो गई? कम। तो लॉस हो गया, इसका मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग कितना? 2000। डेटर 12 से कितना हो गया? 11। खुशी हो रही है, दुख हो रहा है? मेरे किसी से रुपए लेने थे, वो कहता है 12 नहीं 11 ही मिलेंगे, तो क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, तो लॉस है। तो रिवैल्यूएशन टू डेटर्स 1000। क्रेडिटर्स 12 से कितने हो गए? 13। बढ़ गया, कम हो गए? फ़ायदा हो रहा है ना, जैसे डेटर बढ़े थे फ़ायदा हुआ, घट कम हुए थे। अब ये फ़ायदा है नुकसान? नुकसान है ना भाई। मनीष सर के वीडियो देखे होंगे आपने। मनीष सर मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर ही तो है एक तरह से। वो मुझसे रुपए मांगते हैं और वो कहते हैं नहीं 12 के अब कितने लूँगा मैं? तो 13 लूँगा। तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत अच्छे हो सर। नहीं नालायक। क्यों? लॉस है ना, वो ज़्यादा मांग रहे हैं। लॉस है तो लॉस होते ही रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। मांगने वाले ज़्यादा मांगेंगे तो लॉस ही होगा। तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 1000। इसमें दोनों में लॉस बना दिया, फिर इसमें क्या कर देता हूँ? प्रॉफिट। एक बैंक लोन है, वो क्या था? 15,000 का लोन था, उसने कितना कर दिया? 13,000। उसने कितना कर दिया? 13। तो क्या होगा? प्रॉफिट हो गया ना भाई। कम मांग रहा है, जिसको रुपए देने थे वो कम मांग रहा है, तो मुझे तो खुशी हो रही है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। खुशी मतलब प्रॉफिट। और डेबिट क्या हो जाएगा? बैंक लोन कितने का? 2000। पक्का? अब बताओ मुझे, प्रॉफिट प्रॉफिट एक साथ जुड़वा लो। रिवैल्यूएशन क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन डेबिट मतलब लॉस, या नेट करते चलो। 20,000 का प्रॉफिट, फिर ये 2000 का लॉस, कितने का प्रॉफिट रह गया? कितने का प्रॉफिट रह गया? अब 17। कितने का प्रॉफिट रह गया? अब फिर से ये लॉस ही लॉस आ गए। 16। कितने का प्रॉफिट हो गया? 18। तो 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट ए और बी को देना पड़ेगा फर्म को। फर्म के लिए ए और बी लाइबिलिटी बन गए। कितने की? 18 की। ये जो भी इनका रेशो होगा क्वेश्चन दे देगा, होल्ड रेशो में बांट देंगे। सर ये काम की बात बताने वाले थे। ये काम की बात सुनो। अब काम की बात क्या है, तो मैं बिल्कुल सही सही बात बताता हूँ। जनरली फर्मों का काम इतना प्रोफेशनल तरीके से होता नहीं है जैसा हम पढ़ रहे हैं। कॉरपोरेट्स तो क्या होते हैं, जो आप पढ़ते हो लॉ में, वो एज इट इज़ फॉलो करते हैं, लेकिन फर्मों का होता नहीं है। अब जब मेरे को थोड़ा बहुत काम देखने को मिला, तो अब क्वेश्चन थोड़ी होता है वहाँ, उसमें उनके पास बहुत सारी एसेट्स थी, उनको मुझे रीवैल्यू करने को बोला गया। उनका कोई पार्टनर रिटायर हो रहा था उस समय। अब मैं कहाँ से लाऊं? बुक वैल्यू तो उनकी किताबों में लिखी हुई है, उनकी बुक में, अकाउंट्स में एंट्रीज है। मैं ये फेयर वैल्यू कहाँ से लाऊं इनकी? मुझे क्या पता लैंड का मार्केट प्राइस कितना है? मुझे क्या पता लैंड का मार्केट प्राइस कितना है? तो ये कोई मेरे बस की बात थोड़ी है फेयर वैल्यू पता लगाना। भाई आप बीकानेर में हैं, आपको बीकानेर के लैंड के थोड़े बहुत अपने एरिया के रेट ही पता होंगे। अगर आप व्यास कॉलोनी में रहते हैं तो आपको व्यास कॉलोनी के रेट तो पता होंगे, लेकिन गोवा गेट के नहीं। गोवा गेट के रहते हैं तो उसके नहीं। तो आप लैंड का तो चलो फिर भी बता देंगे। मान लो कोई कंपनी फर्म है, कंपनी तो बात ही नहीं करे, पार्टनरशिप फर्म, उसमें कोई एसी प्लांट है, सोलर प्लांट है, उसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालोगे आप सेकंड हैंड की? नए का तो आप चलो फिर भी मार्केट प्राइस पता लगा लो। तो ये इश्यूज बहुत क्या होता है, कॉम्प्लिकेट। कौन सी वाली अमाउंट? बुक वैल्यू तो बुक में आई, ये वाली अमाउंट, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कौन क्या चाहता होगा। ये लैंड है, बुक वैल्यू है 10,000, मार्केट प्राइस एक हाइपोथेटिकल फिगर ही तो है जब तक ना बेचें। ना बेचें तब तक हमें क्या पता, ना बिके जब तक। 15,000 कहाँ से आया? आप अपने घर का फेयर वैल्यू बता दो, मैं मान जाऊँगा। आप ज़्यादा बताओगे, खरीदार बायर से पूछो, वो कहेगा ऐसे ज़्यादा कैसे मांग रहे।
जब तक एक्चुअल सेल नहीं होगी तब तक मार्केट प्राइस तो सिर्फ एक क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू ही तो है। अब मान लो कि केस किसका है, रिटायरमेंट का, एडमिशन का, ए और बी में ये बटना है, या रिटायरमेंट का केस था मेरे वाला तो उसमें मैं बात करता हूँ। सी जा रहा है तो सी क्या चाहेगा यहाँ 15,000, मतलब यहाँ ज़्यादा वैल्यू चाहेगा या कम वैल्यू चाहेगा? सी हमेशा यहाँ क्या चाहेगा, ज़्यादा वैल्यू। सी कहेगा कि इसकी लैंड की वैल्यू तो 16,000 है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा शेयर किसको मिलेगा? सर वो तो ए और बी को भी तो मिलेगा, ए बी सी तीनों ही है। नहीं, ए और बी, सुनो ध्यान से बात, ये 10,000 की लैंड है, एक ही एसेट है मान लो, और इधर वैल्यू कितनी लगा ली, 15। अब कभी ना कभी ए और बी इसको बेचेंगे या नहीं? ए और बी कभी ना कभी तो सेल करेंगे इन फ्यूचर। मान लो उस समय ये 18 पे सेल होती है एक्चुअली, यहाँ तो ये एक्चुअल सेल प्राइस तो है नहीं, यहाँ तो सिर्फ माना हुआ प्राइस है 15 होगी। तो अगर ये 15 ले लिया जाता है तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 5,000 के कौन बांट लेंगे? ए बी सी, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है आज तक का तो सी बांट लेगा। अब बुक में लैंड की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 15। अब यहाँ पर जब लैंड 18 में सेल होगी, यहाँ क्या एंट्री होगी बताओ? लैंड टू रिवैल्यूएशन कितना, 5,000 हो गया ना। तो लैंड 10 की थी पहले से, 5 और बढ़ गई तो 15 हो गई। तो यहाँ लैंड कितने से कैंसिल होगी और आएंगे कितने, 18। तो ए और बी में कितना जाएगा? उस समय ए और बी पार्टनर होंगे 3। ये पहले पी एंडल में जाएगा, फिर पी एंडल के थ्रू जाएगा, वो ठीक है। ए और बी में कितना जाएगा, 3,000। अब यही लेते हैं वापस एग्जांपल, यहाँ खरीदी 10 में, कभी ना कभी ए और बी फाइनली सेल करेंगे तो उस समय 18 में सेल हुई, बट यहाँ रिवैल्यूड अमाउंट कितनी ले ली, 16,000। तब क्या होगा, 6,000 किस में चले गए, और आगे 16 से ऊपर का ही प्रॉफिट आएगा 2,000, ये किस में गए? तो जो 3,000 जाने थे ए बी में वो कितने रह गए, 2 ही रह गए, क्योंकि वो 1,000 में कुछ शेयर किसको भी मिल गया, 5 ए बी सी के, 3 सिर्फ ए और बी के। यहाँ 6 ए बी सी के हो गए, और यहाँ से 2,000 कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया। यहाँ से 1,000 रुपये कहाँ शिफ्ट हो गया, वहाँ। तो हुआ क्या बताओ, ए और बी को 1,000 में कम शेयर में, ए और बी को क्या मिला, यहाँ 1,000 रुपये क्या है, उसके 3 शेयर हो गए, ए बी और सी, जो किसके होते खाली, ए और बी के। अगर ये अमाउंट कितनी ली जाती, 15, तो रिटायरिंग पार्टनर क्या चाहेगा, रिटायरिंग पार्टनर हमेशा क्या चाहेगा, ये वाली वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, किसकी, एसेट की ये वाली वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। तो जब आप ये काम देखेंगे ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या आएगी, आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि आप बाइस्ड हो। अगर आप 15 करोगे तो क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर कहेगा कि ये सी ए क्या है, मतलब बाइस्ड है, और 16 करेगा तो ए और बी बोलेंगे, 15 पे सी बोलेगा, 16 पे। तो सर आप कैसे करें, मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं इसका मार्केट प्राइस आता कैसे है। लैंड का तो फिर भी आइडिया है, मैं आपको बोलूँ एसी का प्लांट, मैं अकाउंटेंट हूँ, सीए की पढ़ाई करी हुई है, मुझे मार्केट प्राइस थोड़ी पता है। इनके पास उल्टी सीधी कोई और चीज़ हो सकती है, कुछ भी प्लांट हो सकता है, वुलन प्लांट जो कभी हो सकता है आपने देखा ही ना हो वूल का, आप वैल्यू कहाँ से लगा दोगे? तो दिक्कत कहाँ पर आती है इसमें, इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए आपको सभी पार्टनर्स को क्या करवाना पड़ता है, कन्विंस। क्योंकि रिटायरमेंट जनरली कब हो रही होती है, जब बीच में कोई सी के साथ तनातनी हुई है, तभी क्या होती है रिटायरमेंट। या तो सी ओल्ड एज का हो गया, और नहीं तो उनमें ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, अब इसके अंदर भी क्या होगा, झगड़ा। तो आप फिर क्या बोलते हो कि एक एक्सपर्ट से वैल्यू करवा लेते हैं। एक्सपर्ट मतलब प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। मशीन वाला है तो इंजीनियर, कोई प्लांट मशीनरी है तो इंजीनियर से, और उसको बोल देते हैं कि इंडिपेंडेंट होगा, इसकी वैल्यू लेंगे, क्योंकि इस वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या होता है, झगड़ा। अब बात करते हैं इसी सीरीज़ में मैंने क्या सीखा। असेट में अगली आइटम आई डेटर, वो 15,000 की थी बुक वैल्यू उसकी फेयर वैल्यू। अब सुनना ध्यान से, मान लो आप, मैं और सी पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है। सी इज़ रिटायरिंग, और इस फर्म ने किसी से क्या लेने हैं, रुपए लेने हैं, किसी पार्टी से रुपए लेने हैं। अब मैं इस फर्म का सी हूँ, ए बी सी 3 पार्टनर है, मैं सी हूँ, ठीक है, मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं सी हूँ। अब मैं डेटर का क्या रिवैल्यूएशन करूँ,
आप समझो कि समर्थ कॉमर्स क्लासेस है, उसमें मैं पार्टनर हूँ, मनीष सर पार्टनर है, मोहता सर पार्टनर है। अब एक छोड़ कर जा रहा है तो आप फीस कम ज़्यादा कर दोगे क्या? आपको क्या मतलब, आपको तो पढ़ाया गया है ना सर, हमारा सिलेबस नहीं, सिलेबस पूरा करा के लास्ट में छोड़ कर जा रहे हैं, तो मैं आपको आपसे जो रुपए लेने बाकी है फीस के, आप कम ज़्यादा कर दोगे क्या? आपको कहो, मैं कह रहा हूँ कि सर हम में से एक पार्टनर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ स्टूडेंट बच्चों, एक पार्टनर छोड़कर जा रहा है, आप फीस कितनी दोगे? तो आपने कहा था सर जितनी डिसाइडेड है वही तो दोगे, कम ज़्यादा डेटर कैसे कम ज़्यादा कर देगा रुपए किसी के आने या जाने से? या मेरे बिल्डिंग का रेंट बाकी है, क्रेडिटर है, मेरे बिल्डिंग का क्या बाकी है? रेंट। मैंने उनको बोला कि सी चला गया किराया कम कर दो, वो कह रहा है ए और बी तुम भी चले जाओ, किराया देना ही मत। तो ऐसे थोड़ी होता है, या डी को और ले आओ किराया ज़्यादा कर दो। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स पे डेटर और क्रेडिटर की अमाउंट थोड़ी बाकी होती है भाई। अभी हम फेस टू फेस मिले नहीं है, तुम्हें बुक देंगे नोट्स देंगे तो क्या होगा, फोटोकॉपी का कुछ मेरा रुपया देना रहता है। अब मैं बोलूँ कि मेरा एक पार्टनर और आ रहा है और वो क्या बोलेगा कि मैं उसको बोलता हूँ तू बता अब कितने रुपए लेगा, वो कहेगा मैं पेजेस के हिसाब से रुपए लूँगा या तुम्हारे पार्टनर के हिसाब से लूँगा। तुम्हारे पार्टनर आए या जाए मुझे कोई मतलब नहीं है, जितने पेजेस तुमने फोटोकॉपी करवाए हैं उसके। तो इन प्रैक्टिकल लाइफ दीज आर नॉट रिवैल्यूड एट ऑल। ये कैसे कम ज़्यादा हो सकते हैं? क्रेडिटर 12 मांगता था मुझसे, मैंने एग्जांपल ले लिया, क्रेडिटर अब से 13 मांगेगा, तो तुम्हें उसी समय मुझे रोकना चाहिए था सर। क्रेडिटर किस बात के ज़्यादा मांग लेगा? आज मेरे बिल्डिंग का रेंट बाकी है, मैंने तुम्हें एक पार्टनर और बना लिया, पहले से मैं मनीष सर मोता सर है और तुम्हें और बना लिया, या साहिल सर को पार्टनर बना लिया, तो वो लैंडलॉर्ड क्या कहेगा, किराया ज़्यादा लूँगा। उसको क्या मतलब है, उसको जगह का किराया चाहिए। या कोई छोड़कर चला गया तो वो क्या बोलेगा, किराया ज़्यादा लूँगा। बैंक वाले ने माफ़ क्यों कर दिया भाई बताओ? सी आएगा तो बैंक मेरे ऊपर बैंक लोन है, मेरा मतलब मेरी फर्म के ऊपर, और मैं और मोता सर पार्टनर है, मनीष सर आ रहे हैं, उसने लोन माफ़ कर दिया, ऐसे होता है क्या? तो कौन सी चीज़ें कभी रिवैल्यू होती ही नहीं है? पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स आर नॉट रिवैल्यूड। पर्सनल अकाउंट थोड़ी रिवैल्यू होंगे सर। कोई बेड डेट्स हो तो बेड डेट्स तो क्या होगा, उसकी तो एंट्री हम वैसे डाल ही चुके होंगे ना भाई, हमारी अकाउंटिंग थोड़ी गलत होगी आज तक की। बेड डेट्स की एंट्री तो ऑलरेडी चली गई होगी, तो सर लैंड की वैल्यू भी तो सही कर ली होगी। नहीं, ये हम रिवैल्यू थोड़ी करते हैं ऐसे, डेली डेली लैंड की वैल्यू कम ज़्यादा थोड़ी करते हैं। लेकिन बेड डेट्स होते हैं तो हम ऑलरेडी क्या कर देते हैं, एंट्री कर ही चुके हैं भाई। आज तक कोई पार्टनर था, यहाँ सी आया तो बेड डेट्स अगर हो चुका है तो उसकी एंट्री ऑलरेडी डल ही चुकी है। सी आए या ना आए, बेड डेट्स की एंट्री तो तब भी डलेगी। क्रेडिटर ने कुछ डिस्काउंट दिया है, थोड़ा बहुत कम किया है, तो उसकी एंट्री डल चुकी होगी जब डिस्काउंट है। अब ऐसे सी के आने से क्रेडिटर या डेटर कम नहीं करते। लेकिन लैंड होती है ना, अब आपने 1 लाख की खरीदी है तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर चलाते हैं, लैंड 1 लाख, टू कैश कितने का, 1 लाख। अब यहाँ सी आ रहा है तभी आप रिवैल्यू करते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसका मार्केट प्राइस बढ़ भी जाए तो आप प्रॉफिट बुक नहीं करते, क्योंकि एंटी प्रूडेंस होता है। और एंटी प्रूडेंस को छोड़ भी दो तो हमने कोई बेचने के लिए थोड़ी रखी हुई है जो हम इसको क्या करें, लॉस बुक करें या प्रॉफिट बुक करें। हम किन चीज़ों पर प्रॉफिट लॉस बुक करते हैं, जो हमने रियलाइज़ करने होते हैं। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग पर हमें लॉस थोड़ी बुक करना होता है। सर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, सुनो मेरी बात को। डेप्रिसिएशन, वैसे मैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में बात करूँगा, लेकिन एक बार समझ लो कि ये आपके पास क्या है। मान लो ये एसी है, ये 10,000 का है। मेरा एस्टिमेशन है कि एसी 5 साल चलेगा और स्क्रैप वैल्यू मान लो एक बार नहीं ले, तो मुझे अपने 5 सालों के प्रॉफिट निकालने हैं। तो यहाँ पर फीस आती है, यहाँ पर क्या आती है, फीस। या मान लो 10 साल चलेगा एसी, यहाँ पर फीस आती है, तो उसमें पूरा एसी कंज्यूम होता है या उसका एक पार्ट कंज्यूम होता है? पहले साल में पूरा एसी कंज्यूम हो जाता है 10 साल तक चलेगा ना एसी, तो सारा एसी कंज्यूम हो गया पहले साल में। क्या चलते तो रह गई। तो मैं 1 साल के बाद अगर एसी को बेच के देखूं, थोड़ा सा रियलिस्टिक फिगर लेते हैं, मान लेते हैं एसी 50,000 का है। 1 साल के बाद एसी को बाज़ार में बेच के देखूंगा ना, तो कितना मिलेगा, 30। हो सकता है इससे भी कम, बट मुझे पता है कि एसी कितने साल चलने हैं, 10 साल। ठीक है, तो मैं डैप कितना लगाता हूँ, ओनली 5,000। मैं डैप कितना लगाता हूँ, 5। इवन इफ मार्केट प्राइस इज much lower than depreciation provided. After depreciation value of asset will be 45,000,
बट मैं 45,000 पर कैरी कर रहा हूँ या 30 पे, मैं 30 पे कैरी कर रहा हूँ या 45 पे। तो 45,000 इज़ नॉट मार्केट प्राइस ऑफ एसेट आफ्टर 1 ईयर। मैं बैलेंस शीट में उसको 5,000 का डैप लगा के कितने पर लिखता हूँ? 45 पे। सर ये 45 का 30 हो गया ना, तो आपको लॉस तो बुक करना चाहिए। नहीं, मुझे ये लॉस नहीं होना है। प्रूडेंस मानते हैं हम, लेकिन प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड लॉस को प्रोवाइड करो। ये कोई एक्सपेक्टेड लॉस है भी क्या? ये तो मुझे क्या नहीं होना, लॉस होना ही नहीं। एसी बेचना ही नहीं है तो किस बात का लॉस? एसी बेचना ही नहीं है तो किस बात का लॉस? मुझे तो 10 साल यूज़ करके। तो सर फिर 5 क्यों किया? ताकि मैं अपना प्रॉफिट सही से कंप्यूट कर पाऊँ। 5,000 का डैप इसलिए लगाया क्योंकि हर साल जो फीस आ रही है उसको अर्न करने के लिए थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है? एसी यूज़ हो रहा है। तो एसी का भी तो, जैसे मैंने सैलरी दी है, रेंट दिया है, वैसे ही एसी भी तो खरीदा है, उसकी भी कॉस्ट का एक एक पार्ट मैं हर साल क्या कर रहा हूँ? एलोकेट कर रहा हूँ। कॉस्ट का एक एक पार्ट हर साल किस में एलोकेट कर रहा हूँ? पी एंड एल में। 50 का कितना? 5। कि मेरे लिए 5,000 का खर्चा है। 5,000 का क्या है? खर्चा। ना कि 50 की चीज़ 30 होगी तो 20,000 का लॉस। ये लॉस कब होता? जब मुझे एसी सेल करना होता। ये कौन बुक करता है लॉस? एसी का डीलर। आपने देखा होगा स्टॉक को किस पर वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और मार्केट प्राइस के लोअर पर, जिसको एनआरवी बोलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो स्टॉक को क्यों करते हैं? क्योंकि वो सेल करना है मुझे, एसी थोड़ी सेल करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि उसका मार्केट प्राइस जो गिर गया उतने तक का लॉस बुक करना। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को अलोकेट करना ओवर द पीरियड। ये 50 का है, इधर कितने का हो गया है? मार्केट प्राइस 30,000 हो गया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे बेचना ही नहीं है। ऐसे तो देखो ये मेरा कड़ा पहना हुआ है, ठीक है। अब इसका मार्केट प्राइस तो कभी बढ़ जाता है, अगले दिन गिर जाता है, गोल्ड के रेट के हिसाब से क्या होता जाता है, कम ज़्यादा। तो मैं इसका क्या प्रॉफिट लॉस बुक करता रहूँगा डेली? नहीं, मुझे बेचना ही नहीं है। तो अकाउंट्स में हम एक्सपेक्टेड लॉस बुक करते हैं ड्यू टू प्रूडेंस, बट एक्सपेक्टेड लॉस होना भी तो चाहिए। मुझे ऐसी सेल ही नहीं करना है। तो फिक्स एसेट्स आर नॉट फेयर वैल्यूड एट ईच ईयर एंड। जो हम कम करते हैं 50 को, कितना, अगर मेरा 5 साल चलेगा, मुझे लगता है कि कितने साल चलेगा? 5, तो मैं 10 का डैप लगा दूंगा और कितना आ जाएगा? 40,000 का आ जाएगा। तो मैं डेप्रिसिएशन जो लगाता हूँ वो क्यों लगाता हूँ? मैं उनको मार्केट प्राइस पर लाने के लिए नहीं लगाता हूँ। मैं किस लिए लगाता हूँ? ताकि मेरा प्रॉफिट क्या है? सही आए। क्योंकि इधर जो फीस कमाई है उसको कमाने के लिए क्या लगा है? एसी का भी तो एक पार्ट लगा है, पूरा नहीं लगा। तो मेरा 50,000 है, मुझे लगता है 5 साल चलेगा, तो मैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस हर साल कितना कितना डैप लगाता हूँ? 10,000, ताकि 50,000 5 सालों में अलोकेट कर दूँ। तो डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉस्ट। भले ये कितना हो जाए, 1 साल बाद मैंने बिल्कुल अच्छे से रखा हुआ है 48 का हो जाए, तो भी मैं डैप कितना लगाऊंगा? 10, क्योंकि मुझे पता है 50,000 की चीज़ मुझे कितने साल चलानी है? 5 साल। तो डेप्रिसिएशन का मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता। अब बुक वैल्यू अलग है, मार्केट प्राइस अलग है, तो पार्टनरशिप में इनको क्या करवाया जाता है? रीवैल्यू। लेकिन डेटर, स्टॉक, ये चीज़ें तो वैसे ही किस पर होती है? मार्केट प्राइस पर ही। अब डेटर है, रीवैल्यू करवाओ ना करवाओ, अगर मुझे डाउटफुल लग रहा है तो मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वैसे ही बना के रखता हूँ पहले से, और बेड डेट्स है तो पहले से ही करके रखता हूँ। तो डेटर और ये चीज़ें तो ऑलरेडी सही वैल्यू पर आ रही होगी अगर आपकी पुरानी अकाउंटिंग क्या की हुई है? सही। भाई यहाँ सी ने रुपए मना कर दिए, मान लो मेरा डेटर है सी, उसने रुपए क्या कर दिए? मना कर दिए हैं। तो नया पार्टनर आए या ना आए, मैं तो उसका पहले से ही क्या करूँगा? बेड डेट्स बुक करूँगा ही करूँगा। वो ऑलरेडी ए और बी में चला गया होगा। तो जब मैंने रियल में ये काम देखा, तो मैंने जब पर्सनल अकाउंट के बारे में सोचा, तो मुझे मेरे बॉस ने डांटा भी कि इनको रिवैल्यू क्या करना है, ये तो ऑलरेडी उतने पर ही आएगा। अब बैंक लोन है तो क्या होगा? आर्टिकलशिप का मतलब ही ये होता है कि आप इन चीज़ों को क्या सीखो? प्रैक्टिकली सीखो। बैंक लोन क्या होता है? कम ज़्यादा कर देगा क्या किसी के आने जाने से? तो अब मैं इसको क्या रिवैल्यू कराऊँ? हमारे क्वेश्चन में कर देता है क्रेडिटर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। लेकिन रियल में ये कम ज़्यादा नहीं होते। अगर होते हैं तो ये क्या होते हैं? ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो ही चुके होते हैं। क्रेडिटर मर गया, क्वेश्चन में आता है क्रेडिटर की डेथ होगी, उसको रुपए नहीं देने। पहली बात तो डेथ होगी तो उसके घर वाले मांगते हैं, और नहीं भी देने तो उसकी एंट्री हम ऑलरेडी क्या कर चुके होंगे पहले से। सी के आने या ना जाने से क्रेडिटर का क्या मतलब? तो सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट जो होते हैं वो ही क्या होते हैं? रिवैल्यू। रियल का मतलब चीज़ों के अकाउंट, थिंग्स आर रिवैल्यूड। पर्सनल अकाउंट मतलब पार्टीज़ के अकाउंट कभी भी रिवैल्यू नहीं होते। राम जितने मांगता है उतना ही मांगेगा, शाम को जितना देना है उतना ही देगा। लेकिन फर्नीचर होने की वैल्यू क्या होती है? मार्केट में अलग होती है और बुक में क्या होती है? अलग। क्योंकि बुक में हम उसकी डेप के हिसाब से काउंटिंग करते हैं और मार्केट प्राइस क्या होता है? कम ज़्यादा। ठीक है।
और बुक में हम कभी भी चीज़ों को, रियल अकाउंट को, मतलब थिंग्स को, एसी और को मार्केट प्राइस पर नहीं लाते हैं, चाहे मार्केट प्राइस कितना भी गिर जाए, क्योंकि वो लॉस मुझे होना ही नहीं होता है। हम स्टॉक के लिए प्रूडेंस लगाते हैं कि स्टॉक की वैल्यू कम कर दें, क्योंकि वो मुझे बेचना ही है, तो भले ही पहले ही कम हो गया है तो अभी हम लॉस बुक कर देते। पक्का समझ जाओगे? श्योर। तो अब रिवैल्यूएशन को मैं फाइनली कंक्लूड करता हूँ। चार ही एंट्री होती है, असेट इंक्रीज, असेट डिक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी डिक्रीज। असेट बढ़ेगी तो क्या होगा? असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट कम होगी तो रिवैल्यूएशन टू असेट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। लॉस हो गया ना, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस हो गया, असेट कम होगी तो लॉस हो गया, तो इसलिए रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। लाइबिलिटी कम हो गई तो लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। अब सर आप तो कह रहे हो कि ये तो होगी नहीं चेंज। एक तो पहले सुन लो, बैलेंस शीट में क्या होता है? असेट साइड में कौन से अकाउंट होते हैं? रियल एंड पर्सनल। लाइबिलिटीज़ में कभी भी रियल अकाउंट नहीं होता, सिर्फ क्या होते हैं? पर्सनल। मैं मुझे चेयर को रुपए देने थोड़ी हो सकते हैं। चेयर कैन नेवर बी माई लाइबिलिटी। चेयर हमेशा क्या होगी? एसेट। तो यही रिवैल्यू होती है। ये तो जनरली रिवैल्यू नहीं होता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आते हैं, फाउंडेशन में भी आते हैं। राम के कम हो गए, क्रेडिटर मर गया, उनकी एंट्री बाकी होती है, इसलिए हमें करनी पड़ती है थ्रू रिवैल्यूएशन। अदरवाइज ये एंट्री तो क्या है? पहले से हो जानी चाहिए। तो इसलिए सिखाना तो पड़ेगा मुझे, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, लेकिन रियल में ये दिक्कत नहीं आती। और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं? कैपिटल में। अगर प्रॉफिट बचता है तो रिवैल्यूएशन टू ए बी, लॉस है तो ए बी टू रिवैल्यूएशन। अब इसको कुछ कुछ बोल देते हैं कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको बुक में लाना है, तो उसको अलग से एंट्री कोई कुछ नहीं है, वो भी तो जीरो। एसेट की वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई। अनरिकॉर्डेड का मतलब जीरो वैल्यू है, और उसको बुक में लाना है, तो एसेट टू रिवैल्यूएशन ही होगा। समझ रहे हो ना? तो बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो पहली बात तो ऐसा कोई ए बी के आने से थोड़ी होता है, रिकॉर्डेड तो होनी चाहिए, तुम्हारी एंट्री गलत है, लेकिन ठीक है वो रिवैल्यूएशन के साथ पूछता है। तो अनरिकॉर्डेड को बुक में लाने का मतलब ही क्या है? एसेट बड़ी है तो उसको अलग से क्या देखना है? एसेट टू रिवैल्यूएशन। पक्का? श्योर? पक्का? अब कुछ चीज़ें आपको 11th 12th में भी प्लस सीए में भी फालतू में पूछी जाती है, जो नहीं पूछी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, लैंड बुक वैल्यू मार्केट प्राइस 1,20,000। ऐसे ना दे के क्या लिखेगा? वैल्यू ऑफ लैंड विल बी इंक्रीज्ड बाय 20% टू 20% अप टू दिस परसेंट, ये वो। आप मुझे एक बात बताओ, कभी भी ऐसे बताते हैं क्या वैल्यूअर? आप एक वैल्यूअर के पास जाओ, एक फर्म है जिसकी लैंड की बुक वैल्यू 1,00,000 है, और उसमें कोई पार्टनर एडमिट और रिटायर हो रहा है, और आप वैल्यूअर के पास गए कि इस लैंड का मार्केट प्राइस बताओ, तो वो क्या बताएगा? 20% बढ़ गई। वो ऐसे बताएगा या अमाउंट बताएगा? एब्सोल्यूट 1,20। ऐसे थोड़ी बताएगा लैंड इज़ टू बी अंडर वैल्यूड बाय, इज़ अंडर वैल्यूड बाय, इज़ टू बी ओवर वैल्यूड बाय, इज़ ओवर वैल्यूड बाय। लेकिन वो एग्जाम में आते हैं इसलिए सिखाने पड़ेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं। वो कैसे बता सकता है 20% बढ़ गई? उसको हमने बुक वैल्यू बताई ही नहीं है। आज मान लो कि आपका और मेरा है ये कड़ा, अब हमें इसको फेयर वैल्यू करवाना है ताकि कोई आदमी क्या हो जाए। ये आप और मैं पार्टनरशिप में थे, हम दोनों ने खरीदा था ये ₹1,00,000 का। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं तो छोड़ कर जा रहा हूँ, मुझे मेरा प्रॉफिट का हिस्सा दे दो। 1,20 का है मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो 1,20 का थोड़ी है, कितने का है? 1,10 का ही है। तो मैं कहा चलो सोनार से, इसका एक्सपर्ट तो कौन है? सोनार ही है ना, सोनार मतलब ज्वेलर, उसके पास चलते हैं। वो कहेगा इसकी वैल्यू 10% अंडर वैल्यूड है, ऐसे बोलेगा। वो कैसे बोल सकता है? वो मेरी बुक वैल्यू जानता ही नहीं है। उसको हम ये थोड़ी कहेंगे हमारे खातों में यार ये अब तुम बताओ, तब तो वो बताए कि इसमें 20% जोड़ दो, तो वो तो सीधा सीधा प्रैक्टिकली क्या पता लगता है? फेयर वैल्यू। लेकिन इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस को मुश्किल बनाने के लिए, उनको पता है कि बच्चे को इंटरेस्ट तो आती है, तो किस में घुसा लूँ? मैथ्स में, कि मैथ्स में ऐसे कर दूँ उसकी, तो उस तरह का देता है। लेकिन वो अब मैं एक बार यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, वो क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे क्या करता रहूँगा डिस्कस। तो अकाउंटिंग तो यही है, वो मैथ्स में जानबूझ के तंग करता है, और ऐसा रियल लाइफ में कभी भी इशू ही
नहीं होता, कोई ऐसे थोड़ी बताता है 20% कम हो गई, 10% कम हो गया, 10% ऑलरेडी कम है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, तो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उसके साथ। बस बैलेंस शीट के इम्पैक्ट बता दो मुझे। देखो मेरी बात को सुनो, चलो बैलेंस शीट के इम्पैक्ट हम किस में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कि बैलेंस शीट कैसे अपने आप टैली होती है। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने तुम्हें बताया कि क्यों होती है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।